नमस्कार दोस्तों, मैं आज विज्ञान का कुछ क्वेश्चन करूँगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके आएँगे। कल विज्ञान का पेपर है, इसलिए मैं एक रात पहले ही क्वेश्चन बनाकर डाल रहा हूँ और इसे समझा भी दे रहा हूँ। शायद आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ जाए और आपका फ़ायदा हो। आपकी तैयारी बढ़िया है। मैं इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बस मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊँगा आपके लिए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट फँसे और डायरेक्ट आप उसे मार्क करके आओ और नंबर पाओ। चलिए करते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। तो मैं पहले आपको बता दूं कौन कौन सा चैप्टर मैं कराऊंगा आपको। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, फिजिक्स का है। तो पहले मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। 1 घंटे के सेशन होंगे, है ना, तीनों मिला के 1 घंटा का सेशन होगा। तो आप देख लीजिए। तो पहला चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। दूसरा चैप्टर आपका क्या है, मानव नेत्र। तीसरा क्या है आपका, विद्युत धारा। चौथा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये जो 4 चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चारों चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। इसको एक बार आप रिकैप करके देख लीजिए, शायद आपका रिविजन भी हो जाए और आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में बनने लग जाए। तो पहला चलते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपकी अगर तैयारी हो रखी है अच्छी, तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में आप जानते होंगे। नहीं जानते तो आप परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। तो उसी पर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव से कंपाइल करके निकाला है, मैं इसे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए जनरली हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है ना, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी का जो छोटा छोटा पार्ट होता है हमारे स्किन पर लगे होते हैं, वो दिखते नहीं है। तो अवतल दर्पण उसे क्या करता है, जूम करके बड़ा दिखाता है। जब बड़ा कर देता है तो दाढ़ी बनाने में भी आसानी होती है। तो बड़े बड़े सैलून में देखने के लिए अवतल दर्पण मिलते हैं। ऐसे जनरली तो हम लोग जो गाँव में रहते हैं तो समतल दर्पण पे ही लोग बना लेते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर पूछे पर्सनली कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, है ना। नाई किस दर्पण का प्रयोग करता है, बाल बनाने के लिए हो गया, इसे बनाने जनरली हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दाढ़ी स्पेशल पूछे तो अवतल दर्पण टिक मारिएगा। दूसरा क्वेश्चन आइए, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाएगा, आभासी ही बनाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन आइए, अब अपवर्तन के नियम 2 होते हैं, आपको पता है। और परावर्तन के नियम भी कितने होते हैं, 2। अब परिभाषा पे तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बस आप याद रखिएगा अपवर्तन के नियम 2 है, परावर्तन के नियम भी 2 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, प्रकाश की चाल के बारे में बात करेंगे। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नहीं तो इसे हम लिखते हैं, किलोमीटर का फॉर्मूला लिखना तो 3 × 10⁵ दे दीजिएगा, ठीक है ना। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना, ध्यान रखिएगा ये बात को। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। 1/f, f का मतलब होता है फोकस दूरी, v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। ये दर्पण का सूत्र हुआ। अगर कहीं लेंस में पूछ दे कि लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस में कुछ करना नहीं है आपको। लेंस में बस इतना करना है कि प्लस की जगह सिर्फ माइनस लगा देना। 1/f बराबर 1/v - 1/u होता है। आवर्धन आइए, अगर दर्पण की बात करते हैं तो -v/u होता है। अगर लेंस की बात करेंगे तो माइनस नहीं लगता, सिर्फ v/u होता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर दर्पण में बोले तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हो गया, और u बराबर क्या हो गया, वस्तु की दूरी। ये दर्पण में हुआ। एक और इसका फॉर्मूला होता है h'/h होता है, जिसका मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है ना। एक और फॉर्मूला होता है h'/h, ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर वाला, नीचे वाला होता है वस्तु की ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। ये तो दर्पण और लेंस के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। तो दर्पण में अगर पूछे आवर्धन तो -v/u, और लेंस में पूछे तो v/u। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। अवतल दर्पण हो गया और उत्तल लेंस हो गया। लेंस, ये लेंस अलग होते हैं और दर्पण अलग होते हैं। दर्पण ही ये दोनों का क्वालिटी ना सेम देखने को मिल जाएगा आपको। जो अवतल दर्पण में होता है वही लगभग उत्तल लेंस में होता है। हम सभी चीज़ों के लिए नहीं बोल रहे, कुछ बातों में अलग भी होते हैं। ये बातों का ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण में मान लो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहे हैं और छोटे बन रहे हैं, है ना। तो उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब वास्तविक और छोटे बनते हैं, है ना, ये क्लियर रखिएगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो उधर अवतल लेंस में क्या बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा, मेरी बातों को नोट कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा आपका। उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब। उसी तरह उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब। ये बातें ध्यान रखिएगा अपना। आइए लेंस की क्षमता के बारे में बात करें। लेंस की क्षमता के बारे में अगर बात करते हैं तो लेंस की क्षमता को हम मापते हैं डायोप्टर में। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला p बराबर 1/f होता है ना, 1/f होता है। ये ध्यान रखिएगा, पावर का ये सूत्र होता है, ठीक है। डायोप्टर मापते हैं इसको, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आप। अब अपवर्तनांक के बारे में बात करते हैं। तो अपवर्तनांक के बारे में अगर बात करिएगा आप तो अपवर्तनांक पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, उसी तरह हीरे का अपवर्तनांक देख लीजिएगा। अपवर्तनांक वो माध्यम के ऊपर होता है ना, प्रकाश की चाल को बताता है, उसको बताने का काम करता है अपवर्तनांक। किस माध्यम में कितना तेज चलेगा, कितना कम तेज चलेगा, वो अपवर्तनांक डिसाइड करता है आपका। चलिए आइए आगे देखते हैं। 11 नंबर छोड़िए,
क्वेश्चन नंबर 12 है सौर भट्टी। सौर भट्टी में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण के कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर प्रकाश किरण आ रही है, एक बिंदु पे आकर जाकर जमा होगी। कोई भी प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज अगर आएगी तो किसी एक बिंदु पे जाकर जमा होगी। कहने का मतलब अभिसरित होगी। जब अभिसरित होगी तो वह क्या होगा? वो ऊपर वाला जो मेटल का जो बना होगा प्रकाश भट्टी, सौर भट्टी जो बना होगा, वो हीट होगा। और जब वो हीट होगा तो अंदर में रखे हुए जो पदार्थ गलाने वाले होंगे, जैसे लोहा को गलाना, किसी धातु को गलाना, तो वो क्या होगा? उसकी हीट से क्या होगा? गलेगा। इसलिए सौर भट्टी में हमेशा हम क्या प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसी तरह सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। सौर कुकर में जब खाना बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, जिसमें क्या होता है? प्रकाश की किरण आकर सीधे क्या होती है? एक बिंदु पर आकर जमा होती है और गर्मी पैदा करती है, जिससे खाना क्या होते हैं? हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। इतना बात आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। आगे क्या है? माध्यम बदलने पर अपवर्तन। माध्यम क्या होता है? माध्यम समझिए पहले। माध्यम कहते किसको है? माध्यम मान लीजिए ये क्या है? ऊपर एयर है, एयर मतलब तो वायु, मान लीजिए वायु है, ऊपर वायु है और नीचे मान लो जल है, जल है ना। तो ऊपर वायु है, नीचे जल है। तो प्रकाश की किरण मान लो यहाँ से आ रही है। प्रकाश की किरण अगर वायु से आ रही है और जल में प्रवेश किया, जल में मतलब तालाब उलाब जल में प्रवेश किया, तो वो प्रकाश की किरण सीधे ना जाकर थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। थोड़ा सा विचलित होकर क्या होगी? बाहर निकलेगी। थोड़ा विचलित होकर क्या होगी? बाहर होकर निकलेगी, बाहर होकर निकलेगी। तो वही प्रकाश का किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाकर मुड़ जाती है तो यही विचलन, यही मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब यही प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के ऊपर क्या होता है? डिपेंड करता है किस माध्यम में प्रकाश की किरण गमन कर रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यही बोला, इसमें यही क्वेश्चन बोला गया, माध्यम बदलने पर क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन देखने के लिए मिलता है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में ऐसा होता नहीं। प्रकाश के परावर्तन में सीधा क्या होता है? कोई भी किरण टकराकर सीधा क्या निकल जाती है? बाहर की ओर निकल जाती है। परावर्तक सतह टकराकर बाहर की ओर निकल जाती है। ये प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन हुआ। अपवर्तन में माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आप ध्यान रखिए। थोड़ा सा आपको हम बता दिए। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन आते हैं। फोकस दूरी बढ़ने पर क्षमता घटती है। देखिए फार्मूला आप तो पढ़े, आप फार्मूला क्या पढ़े? देखिए फार्मूला ये है आपका P बराबर 1/f। पावर का फार्मूला क्या पढ़े? 1/f। क्वेश्चन बोल रहा है फोकस दूरी बढ़ने पर। फोकस दूरी मतलब ये फोकस दूरी है। अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो इसका मान क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? घट जाएगा। आप सीधी सी बात जानते हैं कि कोई भी भिन्न है, मान लीजिए 2/3 है, 2/3 है। अब 2/5 कर दिए तो कौन बड़ा है? 2/3 की 2/5, 2/3 बड़ा है, क्योंकि ये क्या 2 को कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में बांट रहे हैं। ये 2 को कितने भागों में बांट रहे हैं? 5 भागों में बांट रहे हैं। तो ये ज़्यादा भाग में बटेगा, ये छोटा हो जाएगा। ये कम भाग में बटेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को लेकर आएगा। तो इसका मतलब ये बड़ा भिन्न हो गया। तो वही बोला, अगर नीचे वाला बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला क्या होगा? घटेगा। अगर ऊपर वाला घटाएंगे तो नीचे वाला क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। क्लियर सी बात है। तो फोकस दूरी बढ़ने पर क्षमता घटती है, मतलब एक दूसरे का क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कांच का अपवर्तनांक। वही अपवर्तनांक के बारे में हम बात की है, तो अपवर्तनांक देख के जाइएगा। 1 या 2 नंबर में आपका देखने को मिलेगा एग्जाम में, कन्फर्म मिलता है। चलिए इसे पढ़ लीजिएगा अपना। अगला क्वेश्चन आते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र कहने का मतलब ये हुआ, अब नेत्र के बारे में इसमें पढ़ेंगे। नेत्र के 2 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग होते हैं। बाहरी भाग में आपका क्या पाया जाता है? आपका दृष्टि क्या, आपका जो बाहरी भाग में पाया जाता है श्वेत पटल पाया जाता है और पुतली पाया जाता है और आइरिस पाया जाता है, जिसे परितारिका भी कहते हैं। ये सब बाहरी भाग हो, है ना। और जो आंतरिक भाग होते हैं नेत्र के, उसमें क्या पाया जाता है? रेटिना पाया जाते हैं, लेंस पाए जाते हैं, पक्षमाभी या स्लीरी मांसपेशियां पाई जाती है। ये मुख्य रूप से 3 को अंदर पाए जाते हैं और 3 या 4 बाहर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये बातों को, कौन अंदर कौन बाहर है आपका। आप सबका काम क्या, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा मानव नेत्र के बारे में। आपके पास नोट्स होगा, मैं बस एक बार रिकैप करवा देता हूँ आपको क्या इसका क्या काम है। माना जो बाहर वाला जो भाग श्वेत पटल है, वो जो व्हाइट वाले जो भाग देखते हैं उसे श्वेत पटल कहलाते हैं। और जो ब्लैक वाला भाग दिखाता है, जो ब्लैक वाला भाग है आपकी आंखों के ऊपर है ना, ब्लैक वाला भाग है, उसको परितारिका बोलते हैं ना। परितारिका बोलते हैं, आइरिस भी बोलते हैं उसको। और जो ब्लैक वाले भाग में एक लंबे सा एक परत होता है, एक लंबे सा ये नेत्र है। मान लीजिए, देख लीजिए, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा दिखाते हैं आपको। ये देखिए नेत्र है। अगर ये नेत्र है ना, ये जो व्हाइट वाला भाग ये तो कहलाएगा आपका श्वेत पटल, है ना। श्वेत पटल इधर रखिएगा। इसमें द्रव भरे रहते हैं ना, नेत्रोद भी बोलते हैं इसको। श्वेत द्रव भरे रहते हैं, श्वेत पटल इधर, श्वेत पटल होते हैं। ये जो गोल वाले भाग होते हैं, ये गोल वाले राउंड, इसके कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं मुख्यतः। तो हम लोग के काला होता है, नीला होता है और ब्राउन मतलब भूरा होता है। ये 3 रंग पाए जाते हैं आपके परितारिका पर, है ना। परितारिका ही प्रकाश का नियंत्रण करता है। परितारिका ही क्या करता है? वो प्रकाश को हमारे आंखों में प्रवेश कराने का काम करता है। कितनी प्रकाश की मात्रा हमारे आंखों के अंदर जाएगा और कितनी प्रकाश की मात्रा हमारी आंखों के अंदर नहीं जाएगा, ये परितारिका तय करता है। तो प्रकाश का नियंत्रण क्वेश्चन में आएगा। प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? परितारिका करता है या आइरिस करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और प्रकाश किसके माध्यम से हमारी आंखों में जाता है? पर उस काले जैसे भाग पर एक पतला सा एक दरवाजा मतलब डोर की तरह बना होता है, एक लाइन बना होता है ना, लाइन बना होता है। आपकी आंखों में कभी आप आईना देखिएगा तो आंखों को झूम करके थोड़ा देखिएगा, तो उसमें दिखेगा आपको। जब देखिएगा तो क्या होगा? उसमें एक पतली सी धारी होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? हम पुतली कहते हैं। उसी के माध्यम से प्रकाश क्या होता है? हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ये जब आंखों में जब प्रवेश करती है तो ये कहाँ पे फोकस करता है? लेंस पर। लेंस पर जाएगा, लेंस टकरा कर सीधा कहाँ पर? दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल पर तो रेटिना पे क्या करता है? ये किरण को फोकस करता है। जहाँ पे हमारे आंखों के अंदर हमारे आंखों के अंदर उत्तल लेंस लगे रहते हैं। उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब वास्तविक और क्या बनता है? उल्टा बनता है। हमारा जो मस्तिष्क है उसे सीधा करके दिखाता है। एक दिक् तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं हमारे आंखों के बीच में, दिक् तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, जो हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। और वो प्रतिबिंब को क्या दिखाकर दिखाता है? सीधा करके दिखाता है। बनता है उल्टा, लेकिन सीधा करके दिखाता है। इसलिए हम किसी वस्तु को सीधा करके देख पाते हैं। ये सीधी सी बात है। ये तो नॉर्मल जनरल सी बात है आंखों के बारे में। चलिए इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, लंबा हो रहा है थोड़ा सा, माफ कीजिएगा हमको। चलिए देखते हैं।
निकटतम दूरी जो स्पष्ट आप देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन उसी के बारे में, निकटतम दूरी स्पष्ट दूरी कितनी है आपकी, जो स्पष्ट दूरी आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं, जो 25 सेंटीमीटर तक होता है। और दूर कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक। तो आंखों की दूर दृष्टि जो होती है अनंत होती है, लेकिन निकट दृष्टि जो स्पष्ट होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। ये बातें ध्यान रखिएगा। वही क्वेश्चन नंबर 2 वही क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगाया था, उत्तल लेंस लगाया था। चलिए इतना तो क्लियर हो गया नेत्र के बारे में। थोड़ा हम इसमें करवा देते हैं, कोई ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं छोड़ता हूँ, आगे मैं पढ़ता हूँ, ये 3 4 मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं आगे भी रिकैप करूँगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें लिखा है मायोपिया। मायोपिया एक दोष होता है, इसे विकार होता है। हमारी आंखों में मुख्यतः 3 प्रकार के विकार पाए जाते हैं, एक होता है दूरदृष्टि, एक होता है निकट दृष्टि, एक होता है जरा दूरदर्शिता, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, जब विकार के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मायोपिया, मायोपिया मतलब वो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, इसके नाम पे मत जाइएगा, नाम है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष से तो दूर की वस्तुएं मुझे स्पष्ट रूप से क्या होगी, नहीं दिखाई देगी। ये ध्यान रखिएगा, दूर की वस्तुएं हमेशा स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई देगी, लेकिन निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। इससे दूर करने के लिए अवतल लेंस का क्या लगाते हैं, चश्मा का प्रयोग हम अपनी आंखों पर करते हैं, जिससे हमें ये जो प्रॉब्लम होती है दूर हो जाती है। अगला क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का कहने का मतलब ये हुआ, ये क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि में ये मत समझिए कि दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाएगी, नहीं, उल्टा ऐसा सोचिएगा। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो जो दूरदृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक क्या होता है, जरा दूरदर्शिता, ये ध्यान रखिएगा। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग करते हैं। इसमें हम ना मुझे निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो इसमें दोनों लेंस लगाए जाते हैं, उत्तल लेंस लगाए जाते हैं और अवतल लेंस लगाए जाते हैं। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपका। थोड़ा आते हैं अब रंग के बारे में। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 3 आइए, श्वेत रंग। श्वेत रंग का जब वर्ण विक्षेपण करवाया जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है। जब 7 रंगों में विभक्त होता है तो 7 रंगों में आएगा। तो 7 रंगों का मतलब कौन कौन सा रंग आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछ देता है विबग्योर, ये ध्यान रखिए, शॉर्टकट विबग्योर, माफ कीजिएगा मोबाइल से ही पढ़ा रहे हैं, विबग्योर, ठीक है। विबग्योर, ये ध्यान रखिए। इसको हिंदी में याद करते हैं बहुत सारे बच्चे, बैजानी ही पिनाला, ठीक है ना, वो भी याद रख सकते हैं। आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो किरण विचलित होती है, सबसे ज़्यादा विचलित होती है तो वैगनी में, वायलेट बोलते हैं ऊपर, और सबसे कम विचलित होती है किसमें होती है, रेड में, लाल होता है, ठीक है ना, लाल में होता है, मतलब किरण यहाँ पर ज़्यादा विचलित नहीं होती है। इसलिए ट्रैफिक लाइट में हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं, रेड का। ये बातें ध्यान रखिएगा, इतना सब बात आपको याद ही होगा पहले का, लेकिन अभी फिर से आप एक बार हम आपको बता दिए, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किस कारण, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ये तो बता ही देते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। चलिए स्पेक्ट्रम, वही 7 रंग प्राप्त करना, किस पे प्राप्त करते हैं, एक प्रिज्म होता है ना, एक प्रिज्म कांच का बना होता है। आप जब फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो आपको टीचर पढ़ाए होंगे प्रिज्म के बारे में, कोई किरण टकरा के इस पर कितने रंगों में विभक्त होते हैं, 7 रंगों पे, है ना, 7 रंगों पर आपके विभक्त हो जाते हैं। अगर टकराएंगे किसमें कितने रंगों में विभक्त होंगे, 7 रंगों में विभक्त होंगे। आप पढ़े होंगे 7 रंगों में विभक्त होते हैं, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, बस यही होता है, प्रिज्म होता है, 7 रंगों में विभक्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। आगे क्या है, वही क्वेश्चन नंबर 9 पर, लाल रंग का न्यूनतम विचलन और सबसे ज़्यादा अधिकतम विचलन किस पे होता है, आपका बैगनी पर होता है। चंद्रमा पर जब हम खड़े रहते हैं तो आकाश हमको कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं, तो प्रकिरण होगा कैसे। प्रकिरण के लिए वायुमंडल का होना बहुत जरूरी है। धूल कण से प्रकाश टकरा के क्या होते हैं, प्रकिरणित होते हैं, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। आगे देखिए, जरा दूरदर्शिता, जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण मुझे ना दूर की वस्तुएं दिखाई देती है सही से, ना ही नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है सही से। अभी बता चुके कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं ना। रेटिना को दृष्टिपटल बोलते हैं, जिसपे क्या होती है, लेंस प्रकाश को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है, वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है आपका। पुतली, प्रकाश प्रवेश द्वार, ये भी बता चुके। पक्षमापी, सिलेरी मांसपेशियां का काम क्या है ना, लेंस को पकड़े रहता है। इसका काम है दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस का समायोजन करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लेंस को वो पकड़ता है, अगर हमें दूर की वस्तुओं को देखना है तो वह सिलेरी मांसपेशियां क्या होती है, वो टाइट हो जाती है, मतलब फैल जाती है। और हमको दूर नज़दीक की वस्तु में देखना है तो वो जो सिलेरी मांसपेशियां होती है रिलैक्स हो जाती है, शिथिलित हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है वो, जिससे हम दूर की देखते हैं। तो थोड़ा आंखें हम ऊपर करके देखते हैं, जब आंखें ऊपर करके देखते हैं तो हमारी जो सिलेरी मांसपेशियां होती है वो फैलती है, जिससे हम वहाँ की वस्तुओं को हम देख सकें। और नज़दीक की वस्तुओं तो आंखों को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो आराम से देख पाते हैं। तो मुख्य काम तो इसका वही होता है, समायोजन करता है। लेंसों का समायोजन पक्षमापी मांसपेशियां करती है, सिलेरी मांसपेशियां करती है। ये बातें आप बस ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विबग्योर के बारे में बताते, रंग क्रम बताता है ना, याद रखिए विबग्योर के बारे में। वैगनी हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ये ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त लाल प्रकिरण, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, ये तो पढ़ाई चुके हैं। समान नेत्र, स्पर्श दूरी, दूरदृष्टि, नेत्र का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया। चलिए अध्याय 3 आते हैं। अध्याय 3 विद्युत धारा, विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट होता है, ये ध्यान रखिए। कैसे होता है, क्या होता है, वो तो आप समझिएगा, आप फाउंडेशन में पढ़ लीजिए। अब इतना बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा है, बस ये ध्यान रखिएगा। विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होता है, और आवेश कैसा मात्रक कूलम्ब होता है। ओम का नियम क्या होता है, याद रखिएगा, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, ध्यान रखिएगा, V बराबर IR। ये ओम का जो नियम दिया तो डिस्ट धारा के लिए था, डीसी करंट के लिए दिया गया था ना, डीसी करंट की, एसी करंट पे फेल हो जाता है। ये डीसी करंट पे क्या होता है, ये लागू होता है, हमेशा याद रखिए, डीसी करंट पे लागू होता है, एसी करंट पे लागू नहीं होता।
चलिए आगे देखते हैं। शक्ति पी बराबर पावर बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे वी आई है ना, वी आई पढ़े होंगे। आपका विद्युत धारा यहाँ पर है ना, विद्युत धारा पी बराबर वी आई होता है, ध्यान रखिएगा। आपका वी का विभवांतर गुना आई कर दिए, क्या दिक्कत है यहाँ पर, आप याद रखिएगा इसको। 1 किलोवाट घंटा का मात्रक मतलब 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक, मान लो ऊर्जा का ही होता है, ऊर्जा को मापते हैं 1 किलोवाट घंटा में, तो 1 किलोवाट घंटा का जो होता है बराबर 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। आगे देखते हैं। धारा के सही मात्रक पढ़े होंगे। धारा के सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। प्रतिरोधकता के सही मात्रक, प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोधकता को हम मापते हैं ओम मीटर में, और प्रतिरोध सिर्फ बोलेगा सिर्फ ओम में मापते हैं ना, यह ध्यान रखिएगा। बल्ब का तंतु किससे बना होता है, आपको पता है, टंगस्टन का बना होता है। आप किसी भी विद्युत धारा को अगर हम जोड़ते हैं, मान लीजिए श्रेणी क्रम में, और किसमें जोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम बना देते हैं, थोड़ा सा संयोजन करते हैं, ये हो गया, और इस पर ही एक और जोड़ देते हैं यहाँ पर, ये हो गया। मान लीजिए 4 ओम, ये 5 है ना, इस श्रेणी क्रम में सीरीज में जुड़ा हुआ। तो बोल इसमें क्वेश्चन आता है कि तुल्य प्रतिरोध बताएं। तुल्य प्रतिरोध नेट प्रतिरोध मतलब नेट रेजिस्टेंस पूछता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 5 कितना हो गया, 9 ओम। आप लिख दीजिएगा, आंसर हो गया ये, है ना। ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम। एक समांतर क्रम में पूछता है, समांतर क्रम में कुछ करना नहीं है आपको। समांतर क्रम मान लीजिए ये प्रतिरोध है ना, ये समांतर क्रम, मान लीजिए ये बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए 4 ओम है, ये कितना है, 5 ओम है। तो ये सामने तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका नेट जब निकालने वाला तो 1/r होता है ना, 1/r1 + 1/r2 कर दीजिएगा। तो जाइए यहाँ पे लिख देते हैं, 1/r बराबर होगा 1/r1 + 1/r2 है ना। तो मान लीजिए कितना, 4 ओम लिए थे, तो 4 + 1/5, तो ये जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, 5 × 20, 4 × 5 = 20, 5 × 20, 9/20, मतलब 20 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, अगर इस तरह दिया रहे, 2 प्रतिरोध दिया रहे, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा इसका। अगर 2 प्रतिरोध दिया रहे और उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए और पूछ दे आपसे, तो इसका जैसे मान लीजिए 1 बाय यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपसे, एक बार और समझा रहे हैं आपको। समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा, 2 प्रतिरोध बता रहे, 2 प्रतिरोध के लिए फार्मूला कुछ नहीं करना है आपको, R1 × R2 बटा R1 + R2 कर देना है ना। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए ये फार्मूला आप याद रखिए। मान लीजिए कोई प्रतिरोध जोड़े समांतर क्रम में, कोई प्रतिरोध आपका समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, ये हो गया। मान लीजिए ये बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, ये 2 है, ये 3 है, ये दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना, कुछ नहीं करना। 3 दूनी ऐसे इसका फार्मूला होता है, जनरली आप याद रखिए, 1/r बराबर होता है जितने प्रतिरोध जोड़े हुए, 3 जोड़ दे, 4 जोड़ दे समांतर क्रम में, 1/r1 + 1/2 2 ही तक लिखें, 1/r2 है ना। मान लीजिए 1/r1 कितना है, 1/2 प्लस कितना है, 1/3, क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5/6 हो जाएगा। आप कर लीजिए को 5/6 है, तो ये किसका मान है, 1/r का मान 5/6, 5/6। तो हमको आर का मान निकालना, तो उल्टा हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा, 6/5। चलिए आंसर मेरा कितना आया, 6/5 आया। तो आंसर 6/5 आया। तो अब देखिए वो फॉर्मूला जो आपको भी हम बताए थे वो भी प्रयोग करिएगा, तो देखिए 6/5 आएगा। करना कुछ नहीं, देखिए इतना ना करके, जब समांतर क्रम में जोड़ा रहे, 2 प्रतिरोध जोड़ा रहे, तो सीधा फॉर्मूला लिखिएगा, आर बराबर ये दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 + 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 2 5, 6 बटा कितना, देखिए 6/5 आ गया ना आप। तो यही आप कर सकते हैं, इतना तो जानते होंगे, फाउंडेशन में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैंने बता भी दिया, आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे देखते हैं। धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है। प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है। बल्ब के तंतु किससे बने होते हैं, टंगस्टन के बनते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि टंगस्टन के क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है। टंगस्टन के जब तार देखे, टंगस्टन का जब आप तार देखे होंगे, उसे लपेट के एकदम बहुत सारा पतला पतला हिस्सा उसमें बनाया हुआ, टंगस्टन बनाया हुआ, टंगस्टन को एकदम पतला पतला लपेट के बहुत दूर तक उसे लपेटा होगा। तो ये बात ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो प्रतिरोध बढ़ता है तार का, वो तार की लंबाई पे डिपेंड करता है, तार की लंबाई पे प्रभाव डालता है। तार की लंबाई जितनी ज़्यादा रहेगी, प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा उसमें। प्रतिरोध कहते हैं किसको, प्रतिरोध कहते हैं उसको कि जब विद्युत धारा बहेगा, उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, कुछ ना कुछ कारक होगा, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो किस पे प्रभाव डालता है, तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार की प्रकृति पर भी प्रतिरोध क्या करता, निर्भर रहता है। अब प्रतिरोधकता तार की बस प्रकृति पर निर्भर करता है, तार किस प्रकार का, सोना का है, चांदी का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का, उस पर निर्भर रहता है। प्रतिरोधकता तार की प्रकृति पर सिर्फ निर्भर रहता है, लेकिन प्रतिरोध तार की लंबाई, मोटाई, प्रकृति सब पर निर्भर करता है। तापमान पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। चलिए, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, अब प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है, ध्यान रखिएगा आपका। चलिए ये हो गया आपका, आगे देखते हैं। आगे क्या, श्रेणी क्रम। हाँ, धारा, विद्युत धारा को हम, विद्युत धारा का फॉर्मूला की फेमस फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, आई बराबर Q/T, मतलब Q/T होता है ना, Q/T एक विद्युत धारा का सूत्र। Q मतलब आवेश, T मतलब समय, मतलब आवेश को लाने में जो, आवेश की दर को लाने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 सेकंड लगा, तो इसका जो SI मात्रा निकलेगा, कूलाम पर सेकंड निकलेगा। कूलाम पर सेकंड हम लिखते हैं, कूलाम पर सेकंड निकलेगा, कूलाम पर सेकंड शॉर्ट में लिख देते हैं आपका, कूलाम पर सेकंड लगा, ठीक है, कूलाम पर सेकंड लगा आपका। पर इसका हम मापते हैं, कूलाम पर सेकंड को हम मापते हैं एम्पियर में, है ना। कूलाम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। तो इसलिए आप देखे होंगे विद्युत धारा के सही मात्रक हमेशा क्या मापते हैं, हम एम्पियर में मापते हैं। तो पूछ देता कभी कभी क्वेश्चन, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, आंसर हो जाएगा 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, ध्यान रखिएगा, है ना, 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 12 भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आइए, प्रतिरोध के बारे में भी हम बताए थे कुछ। प्रतिरोध, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तार की लंबाई को आप बढ़ाइए। आप मान लीजिए कि कोई तार है ना,
तार की लंबाई बढ़ाई, तार की लंबाई जितना बढ़ाइएगा धारा कितना होगा आपका उतना ही कमजोर होते जाएगा। तो आप देखे होंगे, आप कभी सोचे हैं कि अपने घर से तार को हम 2 किलोमीटर ले जाकर उस तार से हम बल्ब जलाएं तो चलेगा, लेकिन बहुत धीमा जलेगा। मतलब उसमें इतना प्रतिरोध आ गया कि विद्युत धारा को बहने पर क्या हो गया, बहने पर रोक दिया, इसलिए उसमें प्रतिरोध ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो जिस कारण धारा सही से बह नहीं पा रहा है। तो वही कहते हैं तार की लंबाई बढ़ाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। क्षेत्रफल होता है क्या समझते हैं, क्वेश्चन है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए समझते हैं, ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट आपका। अब तार देखो, तार के मुंह वाले भाग पर हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तार के मुंह वाले भाग पर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। मान लीजिए तार है ना, ये तार है ना, ये तार है आपका। चलिए अब देखोगे, मान लीजिए काट दी, ये जो गोल वाला भाग दिख रहा है आपको, जो ये गोल वाला भाग दिख रहा है आपको, गोल वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो गोल वाला भाग दिख रहा है, तार काटे तो गोल का आगे से क्या बनता है, गोल भाग बन जाता है। वो जितना मोटा रहेगा उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वो जितना मोटा रहेगा प्रतिरोध उतना ही कम रहेगा। मतलब देखते हैं जितने मोटे तार रहते हैं उसमें क्या होती है, धारा अच्छे से बहती है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने का कम चांसेस रहता है। और जो पतला रहता है उसमें ज़्यादा लोड दीजिएगा, प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण तार गर्म होता है, क्या लग जाता है, शॉर्ट सर्किट लग जाता है। तो धारा की मोटाई बढ़ाने पर उसमें प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। आइए, एक शक्ति का सूत्र होता है, एक और होता है P बराबर I²। ये भी फेमस है, आप ध्यान रखिएगा। क्यों होता है, कैसे होता है, अब तो इसका क्लास करिएगा, कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये ध्यान रखिएगा, I मतलब विद्युत धारा, R मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। फॉर्मूला याद रखिएगा, P बराबर I² R होता है। ये ध्यान रखिए। विद्युत ऊर्जा को हम मापते हैं जूल में। अगला क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत ऊर्जा को मापते हैं हम जूल में। चलिए आइए, अगर समांतर क्रम में अगर धारा को जोड़ते हैं तो विभाजित मतलब बढ़ जाती है, लेकिन श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में अगर धारा को हमको बांटना है, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समय धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में धारा बढ़ता नहीं। अगर यहाँ 4 ओम है तो यहाँ भी 4 ओम, यहाँ भी 4 ओम ही बहेगा। धारा को 4 ओम नहीं, 4 एम्पियर ही बहेगा वो धारा, उसमें बटेगा नहीं। लेकिन आप समांतर क्रम में धारा को बहा रहे हैं, समांतर क्रम में धारा बहेगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन श्रेणी क्रम में धारा कभी बढ़ता नहीं, वो सेम ही रहता है। आगे देखते हैं, चालक के बारे में कहते हैं। चालक कहते हैं किसे, जिसमें विद्युत धारा क्या हो, प्रवाहित हो, सरल तरीके से प्रवाहित हो सके, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक मुख्यतः धातु के बने होते हैं। सबसे अच्छा चालक आपका क्या होता है, चांदी होता है, जिसमें विद्युत धारा क्या होती है, आसानी से बहती है। तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक या चालक कौन कहलाता है, आपका चांदी कहलाता है, सबसे अच्छा कहलाता है। लेकिन हम उतना महंगा चीज़ तो प्रयोग कर नहीं सकते, है ना, इसलिए हम चालक के तौर पर आमतौर पर एल्यूमिनियम या तांबा का प्रयोग करते हैं, वो भी अच्छा चालक और सस्ता भी है ना। चलिए कुचालक के बारे में, कुचालक बस इतना समझिए, कुचालक उसे कहते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके। रबर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या हो गया, विद्युत का कुचालक हो गया। ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये विद्युत धारा चैप्टर नंबर कितना था, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। चलिए आइए, चैप्टर नंबर 4, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए अध्याय नंबर 4 पे बात करते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जैसे मान लीजिए इसमें मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, इस पर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं बस क्वेश्चन आपका पढ़ा देता हूँ, ठीक है। फ्यूज जो होता है उसमें प्रभाव पर काम करता है ना। फ्यूज उसमें प्रभाव पर काम करता है। फ्यूज अगर उसमें प्रभाव पर काम नहीं करता तो वो क्या होता है, फ्यूज उड़ता नहीं, मतलब उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं लगता। जब फ्यूज नहीं उड़ता तो हमारे तार जितने घर में लगे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, ज़्यादा ओवरलोड होने से। तो बिजली ज़्यादा ही ओवरलोड होने से सबसे पहले फ्यूज क्या होता है, टूट जाता है। और फ्यूज टूटता है तो विद्युत धारा वहाँ तक ही रहती है, फिर आगे हमारे घर पर नहीं आ पाती। इसलिए फ्यूज क्या होता है, उसमें प्रभाव पर ही काम करता है। मतलब गर्म होता है तो टूटता है, उसमें क्या होता है, कम प्रतिरोधकता, क्या होता है, कम प्रतिरोधकता। तब विद्युत धारा आएगा तो क्या हो जाएगा, गलनांक बहुत ही कम होता है उसका। आगे फ्यूज घंटी, विद्युत घंटी भी चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। जनित्र देखेंगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब बात करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ऑब्जेक्टिव को लेकर मैं ये वीडियो बनाया हूँ, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहने देते हैं इसको। आगे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, जो हमारे घर में जो प्रयोग होता है, प्रत्यावर्ती धारा प्रयोग होता है, मतलब एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट हम प्रयोग करते हैं। कितना था, 220 वोल्ट। और जब आवृत्ति इसकी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ध्यान रखिएगा। आवृत्ति पूछेगा तो 50 हर्ट्ज, नहीं तो अगर बोलेगा कितनी धारा प्रयोग करते हैं, 220 वोल्ट प्रयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को किसमें मापते हैं, टेस्ला मापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसा मतलब टेस्ला होता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्या होता है, बल की दिशा बताता है। वाम हस्त का नियम, अंगूठा क्या होता है, बल की दिशा, है ना। अंगूठा हो गया, इसमें देखिए 3 होता है, ये बता देते थोड़ा सा इसको। मान लीजिए ये हो गया, बायां हाथ का 3 उंगली निकालिएगा, है ना। ये क्या हो गया, थंब हो गया, थंब मतलब अंगूठा, थंब हो गया, ये थंब हो गया, ये तर्जनी हो गया, ये तर्जनी हो गया, और ये क्या हो गया, मध्यमा हो गया। मध्यमा मतलब बीच की होंगी। ये तीनों को इस तरह लंबवत मतलब निकालिएगा तो ये बल की दिशा बताता है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है, और मध्यमा क्या दिखाता है, विद्युत धारा की दिशा दिखाता है, बल धारा। और ये क्या दिखाता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा बल की दिशा, और जो मध्यमा है विद्युत धारा की दिशा दिखाने का काम करता है। ये फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विद्युत चुंबक नरम लोहा से बनाया जाता है। नरम लोहा से किस चीज़ को प्राप्त करते हैं, नरम लोहा को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एसी आवृत्ति। वही बताया, अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें बोलेगा आप अपने घर में कौन सा विद्युत धारा प्रयोग करते हैं, तो हम अल्टरनेटिव करंट प्रयोग करते हैं, मतलब प्रत्यावर्ती धारा प्रयोग करते हैं। कितने के, 220 वोल्ट एसी होता है, और 50 हर्ट्ज। साथ में रहेगा ऑप्शन, तो हमारी नहीं तो ऐसे ही पूछता है, 220 वोल्ट से पूछता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट सर्किट। धारा अधिक होने से क्या होता है, हमारे घर में शॉर्ट सर्किट लग जाता है। शॉर्ट सर्किट मतलब तार का उड़ जाना, तार में शॉर्ट सर्किट लग जाना, है ना। अगर ज़्यादा ओवरलोड हो गया शॉर्ट सर्किट लगता है। चलिए
के बारे में अगर बात करते हैं हम, देखिए सोलनॉइड एक लंबी क्या होती है, कुंडली होती है, लंबी कुंडली जिसमें तांबे का तार लपेटा होता है। मान लीजिए एक लंबी कुंडली है, इस पर एक तांबे का तार लपेटा होता है, तांबे का तार लपेटा होता है। अगर इस पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो एक चुंबक की तरह, ये मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, चुंबक की तरह ही बिहेव करता है। बस इतना ही समझिए, इस जिसे हम सोलोनॉइड कहते हैं, है ना। तो आगे देखिए दक्षिणाहस्त नियम। दक्षिणाहस्त नियम में ना विद्युत धारा की दिशा प्राप्त करने के लिए, पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त के नियम का प्रयोग हम जनित्र में करते हैं, जिससे हमें प्रेरित धारा का दिशा पता चलता है। आगे लिखिए अंगूठा का नियम। इसमें भी धारा का दिशा पता, थंब रूल बोलते हैं इसको। एसी होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। अस्थायी चुंबक इसे प्राप्त करते हैं, इस बात से प्राप्त करते हैं। मोटर सिद्धांत चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। तार के चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र होता है, कुंडली बढ़ाने से शक्ति उसकी बढ़ती है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इसमें इतना क्वेश्चन आता नहीं है। जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। क्या बेटा, कहाँ रही के बारे में अगर बात करते हैं हम, देखिए सोलनॉइड एक लंबी क्या होती है, कुंडली होती है, लंबी कुंडली जिसमें तांबे का तार लपेटा होता है। मान लीजिए एक लंबी कुंडली है, इस पर एक तांबे का तार लपेटा होता है, तांबे का तार लपेटा होता है। अगर इस पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो एक चुंबक की तरह, ये मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, चुंबक की तरह ही बिहेव करता है। बस इतना ही समझिए, इस जिसे हम सोलोनॉइड कहते हैं, है ना। तो आगे देखिए दक्षिणाहस्त नियम। दक्षिणाहस्त नियम में ना विद्युत धारा की दिशा प्राप्त करने के लिए, पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त के नियम का प्रयोग हम जनित्र में करते हैं, जिससे हमें प्रेरित धारा का दिशा पता चलता है। आगे लिखिए अंगूठा का नियम। इसमें भी धारा का दिशा पता, थंब रूल बोलते हैं इसको। एसी होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। अस्थायी चुंबक इसे प्राप्त करते हैं, इस बात से प्राप्त करते हैं। मोटर सिद्धांत चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। तार के चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र होता है, कुंडली बढ़ाने से शक्ति उसकी बढ़ती है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इसमें इतना क्वेश्चन आता नहीं है। जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना।